एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, एक बार फिर से आप लोग महंगाई का ही मुद्दा उठा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को चुनाव के पहले भी उठाती आई और आज भी, और मैंने कल ही सदन में इस मुद्दे को उठाया था कि पूरी तरह से सरकार इस मामले में, जो खासकर हर गृहिणी से जुड़ा मामला है, रसोई गैस जो कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का मिलता था सिलेंडर, आज वो 1140 रुपये का मिल रहा है। आज ही उसके दाम बढ़े हैं। तो पूरी तरह से सरकार असंवेदनशील है महिलाओं के प्रति। जो उन्होंने वायदे किए थे कि उज्ज्वला योजना लाएंगे, तो आपने सब्सिडी तो दी नहीं, उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ और डाल दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है, जो 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 अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं, जैसे उन्होंने कहा था होली दिवाली पे हम फ्री सिलेंडर देंगे, उसका भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो पूरी तरह से ये जो बढ़ी हुई कीमत है, इसका सबसे बड़ा असर जो महिलाओं पे पड़ेगा, गृहिणियों पे पड़ेगा। और एक बड़ा चैलेंज हर महिला के लिए होगा कि वो अपने जो बचत की कमाई है उसको गैस पे खर्च के सिलेंडर पे खर्च करे, या परिवार के को पौष्टिक भोजन देने में और सुविधाओं के लिए खर्च करे। मैम, कई बार सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बना, तो आप लोग तंज भी कसते हैं, लेकिन अब एक और इसी तरह से रिकॉर्ड आया है कि सीएम योगी ने अब तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने का उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या कहेंगे, इससे पहले संपूर्णानंद जी के नाम पर वो रिकॉर्ड था? देखिए, संपूर्णानंद जी एक बहुत महान राजनीतिक व्यक्तित्व रहा और हम लोग उनके अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो रिकॉर्ड बीजेपी प्रस्तुत कर रही है, पार्टी प्रस्तुत कर रही है कि मुख्यमंत्री जी ने उस रिकॉर्ड को पार कर लिया है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी शुभकामनाएं हैं, पर संपूर्णानंद जी जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति या और जो महान नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, उनका अनुसरण भी करें मुख्यमंत्री जी। अच्छा, एक सवाल इससे सर, देखिए विपक्ष जो है 2024 के लिए महागठबंधन की बात करता है इसको लेकर, लेकिन जो विपक्षी दल है उनमें एकजुटता नहीं दिखती है। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम कांग्रेस का वेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष हैं, वो जब सदन में होते हैं तो वो कांग्रेस पे भी तंज कर देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने किया कि कांग्रेस भी सिर्फ छापे मारती थी केंद्र में रह के। दूसरी तरफ उन्हीं का सहयोगी दल की नेता है पल्लवी पटेल जी, सपा की विधायक भी हैं, वो कहती है हमें कांग्रेस से कोई समस्या नहीं। तो जब आपस में ही इतना मतभेद है तो आखिर ये महागठबंधन कैसे बनेगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हर किसी को उस सकारात्मक मानसिकता के लोगों को एक साथ एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जितने झूठ को इन्होंने मजबूती से लोगों के बीच में पहुंचाया है, तो उससे हम सबको मिल करके लड़ना, और लड़ना इसलिए आवश्यक है कि ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है। आज की तारीख में जिस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जिस तरह से विघटन होता चला जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स का दुरुपयोग होता चला जा रहा है, खासकर राजनीतिक दलों पर और राजनेताओं पर, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। ये भविष्य में आने वाले समय में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगी। तो अगर लड़ना है सबको तो एक मंच पे आना पड़ेगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की बात करी। अगर आप देखिए तो जो हमारा यूपीए का अलायंस था वो बहुत बड़ा अलायंस था, और उस अलायंस में सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ थीं। और मैं सभी का आभार भी व्यक्त करूंगी कि 10 साल हमने सबने मिल करके इस देश को आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक नए भारत की ओर हम सब लोगों ने अग्रसित किया। सबकी मेहनत थी। तो अगर सबको लड़ना है तो मैं तो कहूँगी कि सबको एक साथ आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, तो अब जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, उससे पहले अगर मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी, सरकार से भी, कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा हो और सदन में मुख्यमंत्री जी ताल ठोक के कह रहे हों कि या तो उत्तर प्रदेश की धरती से अपराधी छोड़ के चले गए या जेल के अंदर हैं, और उसी दौरान प्रयागराज में एक ऐसे मामला जो लगभग 18 साल 20 साल पुराना मामला हो और
लंबे समय से एक बड़ा गंभीर राजनीतिक से भी जुड़ा रहा ये मामला चल रहा था, और उसमें जिस तरह से इस पूरे हादसे को, इस घटना को, इस हत्या को अंजाम दिया गया, वो किसी पिक्चर से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके बेखौफ थे जो हत्यारे थे, उन्होंने 3 लेयर इंतज़ाम किया था। मतलब पैदल भी वो उन्होंने पहले वार किया, उनके 2 व्हीलर पर भी उनके लोग थे और 4 व्हीलर पर भी ले, मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, इस मंशा से की थी कि जब वो हत्या के करने जा रहे थे तो पूरी तैयारी से करके गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्यों होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अखबार या टीवी चैनल देखिए तो रोज़ एक नया अपराध करके उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री जी को नई सलामी देते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, रामराज है। तो क्या इसी रामराज की बात की जा रही है? तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी को स्वीकारना चाहिए और उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में आराधना मिश्रा जी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।